अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सब दोस्तों के साथ वादा था कि हम सर को लेके जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर आएंगे, तो मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब मिस्टर कमर चीमा साहब का कि उन्होंने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल के जो है वो वक्त दिया। तो सर आजकल नमल यूनिवर्सिटी के अंदर तदरीस के शोबे से वाबस्ता है, लेकिन क्योंकि यूथ जो है वो उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, उसकी रीज़न ये है कि वो इंडियन मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से जो है वो एक समझ लें कड़े और कड़वे सवालात के जो है वो बड़े प्यारे अंदाज से, मीठे अंदाज से जवाब देते हैं, जिसमें मेजर गौरव आर्या का आप लोगों को पता है। तो उनके साथ अक्सर प्रोग्राम के अंदर सर होते हैं। तो सर मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी ऑडियंस की तरफ से आपको वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर सर पहले सवाल से आगाज करते हैं, और सवाल यह है कि कश्मीर और अफगानिस्तान के अंदर तेजी से बदलती हुई सूरत हाल साउथ एशिया की सियासत पर क्या असरात मुरतब करेगी? देखें सर जी, मैं ये समझता हूं कि ये दो अलग सवाल हैं। पहली बात तो यही बात है, जी जी। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि कश्मीर की जो सूरत हाल है वो उसमें एक तो वो पहलू है जो पाकिस्तान की तरफ से है। हमने तो पूरी दुनिया को बताया है कि वहां पे किस तरह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। और ये जो कश्मीर का मसला, ये पाकिस्तान और भारत का कोई जमीनी झगड़ा नहीं है। ये बेसिकली डॉक्टर साहब एक बुनियादी हकूक का मसला है, इंसानी हकूक का मसला है। और जिस तरह दुनिया में किसी ग्रुप को, किसी खित्ते को कुछ हकूक चाहिए होते हैं, इसी तरह कश्मीरी भी अपना हक मांग रहे हैं। तो उनसे जो डेमोक्रेटिक राइट उनसे छीना गया है, उनसे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी गई है, कम्युनिकेशन, फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है वहां पे। तो जारी बात है, ये तो मसला अक़वाम मुत्तहिदा और जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, और पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न मीडिया है और जो ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं, ये उनके मुतल्लिका इशू है, ना तो ये पाकिस्तान और भारत की ईगो का मसला समझा जाए। तो हम तो चाहते हैं कि दुनिया इसको इस लेंस से देखे, ना कि पाकिस्तान और भारत के लेंस से देखे, पहली बात। दूसरी, आपको पता है कि कश्मीर का मसला कुछ जंग के जरिए तो हल होना नहीं है, क्योंकि अगर जंग के जरिए हल होता तो बहुत साल पहले हम इसको हल कर चुके होते। ना भारत हमसे पाकिस्तान वाला कश्मीर ले सका है, ना हम कश्मीर से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ले सके हैं, और ये इसी तरह रहना है अनटिल अनलेस के टेबल पे हम ना बैठे। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से जब तक एक विजनरी लीडरशिप पाकिस्तान और भारत की तरफ से नहीं आएगी, मामला तब चेंज हो जाएंगे। पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया से बात करे, और इमरान खान साहब और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने काफी कोशिश भी की है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब और उनकी जो डीप स्टेट है उसकी तरफ से चैलेंजेस हैं। जो दूसरा आपने अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान में भी हमें इंडिया का ही मसला है। इंडिया जारी बात है नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो। जब अफगानिस्तान में अमन होगा तो जो पाकिस्तान है उसमें अमन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमने पाक अफगान बॉर्डर जो 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, हमने वहां फेंसिंग की है और अपने पल्ले से की है, और ना कि हमने किसी से पैसे मांगे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि अगर इस वक्त इंट्रा अफगान डायलॉग कामयाब नहीं हो रहे, इंट्रा अफगान डायलॉग नहीं कामयाब हो रहे, तो उसकी वजह जो अफगान सरकार का जो असर रसूख है इंडिया अफगानिस्तान के अंदर, उसकी वजह से। हमने अमेरिकियों से वादा किया था कि हम तालिबान को टेबल पे लाएंगे, जितना हमारा थोड़ा बहुत असर वसूख है हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम तो तालिबान को टेबल पे ले आए, लेकिन अभी उकसाया जा रहा है अफगान गवर्नमेंट को कि नहीं, आप जो है ना वो इंटर अफगान डायलॉग में उसको कामयाब ना होना दें। और जो अमरुल्ला साले जैसे लोग हैं वो मसाइल पैदा कर रहे हैं, और इंडियन अफगान डीप स्टेट जो है, जो कि प्राइमरीली काफी इन्फ्लुएंस्ड है इंडिया की तरफ से, वो भी चीजों को मिसमैनेज कर रही है। सो नई जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है अमेरिका में, हम तो चाहते हैं कि हम उसको ये बताएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कोई डिप्लोमेटिकली इतना कोई एक्टिव नहीं है ग्लोबल कैपिटल्स में, पर्टिकुलरली वॉशिंगटन में। सो देखना है कि आगे 4 साल कैसे गुजरते हैं, लेकिन अमेरिका जारी हुआ था पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लेंस से ही देखता है। और ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है पाक अमेरिका ताल्लुकात का कि हमें पिछले 15-18 साल से अफगानिस्तान के लेंस से देखा जाता है, ना कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसकी बेस पे। जी थैंक यू सर। अगला सवाल सर जो है वो बेसिकली समझ लें कि एक कंफ्यूज स्टूडेंट का है। स्टूडेंट समझता है कि क्या कश्मीर का मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कभी हल नहीं होगा, या फिर करंट सिनेरियो के अंदर ये इधर तुम और उधर हम वाली सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है। तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त अगर आप कश्मीर इंडिया की लीडरशिप को देखें, जिसमें अमित शाह जो उनके होम सेक्रेटरी हैं, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब,
और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी जो है एडवाइजर अजीत डोवल साहब, फिर सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और नरेंद्र मोदी, ये 4-5 लोगों का बेसिकली ग्रुप है जो बेसिकली ये समझता है कि हमें जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगी इंडिया के अंदर उतना ज्यादा उनको सूट करता है। तो इसलिए उन्होंने एक तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड की काफी कोशिश की है और उसमें कामयाब हो गए। दूसरा ये है कि इसके लिए उन्होंने कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, जिसमें वो कामयाब हुए हैं। कश्मीर का स्टेटस बदल के उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ इससे, और वो बड़े पॉपुलर जमात दोबारा बन गई है। यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कश्मीर का हिस्सा तो है, लेकिन बातें तो हम बहुत करते हैं कश्मीर के हवाले से, लेकिन हमें कुछ चीजें डिलीवर करने की भी जरूरत है। जैसा कि हमारे अंदर खुद ही कश्मीर के हवाले से हम कंसिस्टेंट नहीं रहे। हमारी जो अप्रोच है कश्मीर के ऊपर कोई इतनी कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं रही है माजी में, जिसकी वजह से हमें कश्मीर के मसले को कोई इतना हम इंटरनेशनली उजागर नहीं कर सके। हम कश्मीर के मसले को तभी उजागर करते हैं जब हम समझते हैं कि नहीं जरूरी हो गया या इंडिया पाकिस्तान के टॉक्स नहीं हो रहे। तो मुझे कोई एक वाजे या क्लियर पॉलिसी कश्मीर के हवाले से पिछले 15-20 साल में मुझे नजर नहीं आई। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिलहाल तो जो कश्मीर उनके पास है और जो कश्मीर हमारे पास है, यही 2 कश्मीर हैं, और ना वो हमसे कश्मीर ले सकते हैं ना हम उनसे ले सकते हैं। तो लेकिन हम बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक और इन चीजों की बेस के ऊपर जो है वो जारी बात है इस मसले को उठा रहे हैं। लेट्स सी इसका क्या आगे निकलता है। जी सर, अगला सवाल यह है कि चीन और हिंदुस्तान का सरहदी तनाजा क्या खित्ते को जंग में लपेट सकता है? क्योंकि आए रोज यही खबर आ रही है कि जनाब ये हो रहा है, ये हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कश्मीर चीन का और हिंदुस्तान का कोई सरहदी तनाजा होगा। दोनों बड़े सियाने मुल्क हैं, दोनों बड़े समझदार हैं, और वो कुछ इस तरह की हरकत नहीं करेंगे जिससे उनकी अवाम को नुकसान हो या वो तरक्की ना कर सके। और भारत तो बिल्कुल नहीं समझता। भारत इस वक्त जो एक लिबरल इकोनॉमी का फायदा उठा के पूरी दुनिया में जो अपना एक असर वसूख और एक सप्लाई चेन बनना चाहता है। जब कोविड-19 के बाद दुनिया को इस चीज का एहसास हुआ कि चाइना के ऊपर वो कितने डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से वो जो प्रॉपर दुनिया की सारी सप्लाई चेन है वो सारी मुतासर हुई। तो इंडिया को एज ए ऑल्टरनेट समझा जा रहा है, बिकॉज उसके पास पॉपुलेशन भी है, लेबर भी चीप है, बड़ी मार्केट भी है, इकोनॉमी लिबरल इकोनॉमी का वो हिस्सा भी है, फिर वेस्टर्न जितने ब्लॉक है उसका भी हिस्सा है। तो इंडिया उस सारे चीज का फायदा उठाना चाह रहा है। लेकिन चीन जो है वो भी कोई इतने मामलात खराब नहीं करना चाहता इंडिया के साथ, क्योंकि वो समझता है कि जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडो पैसिफिक ओशन में आके बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज हो रही हैं। बकायदा ट्रम्प साहब ने जो इनकी जो पैसिफिक कमांड थी उसका नाम इंडो पैसिफिक रख दिया। तो चीन भी समझता है कि खिते में हमारे लिए खतरात बढ़ रहे हैं, तो उसका जो मुकाबला तो नहीं कर सकते, ना लड़ाइयां हो सकती हैं और ना ही कोई ब्लॉक्स बनेंगे। लेकिन एक चीज नजर आ रही है कि अगले 5-7 साल में वाजे ब्लॉक बन जाएंगे, जिसमें चीन जो है वो एक तरफ खड़ा होगा, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे एक तरफ खड़े होंगे। और देखना यह है कि आइंदा चीजें किस तरह एस्टैब्लिश होती हैं और पाकिस्तान अपने आप को कैसे बैलेंस रखता है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक नई कोल्ड वॉर जो है वो दोबारा ऑन इट्स वे है बिटवीन अमेरिकन एंड द चाइनीज। और ये आपको पता है कि जो पहली ये वाहिद कोल्ड वॉर होगी जो ग्लोबलाइजेशन के बाद होगी, ये वाहिद कोल्ड वॉर होगी जो ये वाहिद, और चीन वाहिद पावर है आपको पता है जो कि ग्लोबलाइजेशन के बाद पहली ग्रेट पावर इमर्ज हुई है। उससे पहले आपको पता है पावर्स और तरीके से इमर्ज हो रही है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि ममालिक खुद अपने आप को किस तरह बैलेंस करते हैं इस खित्ते में, और इंडिया भी अपने आप को ना लड़ना चाहता है और अपनी सेपरेट आइडेंटिटी भी स्टैब्लिश करना चाहता है, जो कि वो इंडिया काफी हद तक कामयाब हो गया। सो आइंदा आने वाले कुछ अरसे में चीजें जो हैं वो थोड़ी क्लियर होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी आपस में कोई लड़ाई होगी। इवन के छोटे को स्मॉल स्केल मीडियम लिमिटेड वॉर भी होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि थोड़ी नेचर ऑफ वॉर भी बदल गई है। चाइना जो है वो थोड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसका काफी ज्यादा असर वसूख है। असर वसूख से मुराद दिया है कि उनका काफी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो आइंदा जो आने वाली वॉर्स हैं वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर और इस तरह की चीजें हैं, जिसका मेरा ख्याल है अभी इंडिया इतना प्रिपेयर नहीं है। लेकिन चीन भी किसी लड़ाई में जाए बगैर जो है वो तरक्की करना चाहता है।
जी। ठीक हो गया। सर, ट्रंप साहब तो चले गए, और क्या बाइडेन इंतजामिया से पाकिस्तान को अच्छी उम्मीदें रखना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान को एक चीज समझनी चाहिए, अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त तो है नहीं। अमेरिका तो बड़ा क्लियरली कहता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा एलाय है। पाकिस्तान इज आवर एलाय, नॉट ए फ्रेंड। जबकि इंडिया जो है वो उनका फ्रेंड है, एलाय नहीं है। तो पाकिस्तान को कोई खास उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। पिछले 4 साल भी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका ने हमें ये कहा था कि अगर इस्लामाबाद वाशिंगटन आना चाहता है तो जो उनके लिए रास्ता है वो काबुल है। तो पाकिस्तान किस तरह अमेरिका की मदद कर सकता है अफगान कॉन्फ्लिक्ट में, ये उनको गर्ज है, बाकी उनको हमारे से कोई गर्ज नहीं है। 2-3 चीजें हैं, बाकी वो देखते हैं। सो कोई इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 15-18 साल से जितना भी एक रिलेशनशिप है वो बड़ा ट्रांजैक्शनल सा रिलेशनशिप है, और कोई एक बायलैटरल इतना मजबूत रिलेशनशिप नहीं है पाकिस्तान अमेरिका का, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको मजीद पता चल जाएगा। जी, ठीक हो गया। सर, जो हिंदुस्तान की पाकिस्तान के हवाले से एक जारहाना पॉलिसी थी, आपको क्या लगता है कि वो नाकाम हो गई है, या हिंदुस्तान मजीद कोई हमाकतें कर सकता है? देखिए, हिंदुस्तान की पाकिस्तान के हवाले से जारहाना पॉलिसी है, अभी भी है। आपको याद है कि रिसेंटली थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर 5 फरवरी को कोटली कश्मीर में थे और उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने भी कहा कि वी वांट टू एक्सटेंड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप इन ऑल डायरेक्शंस, इट मींस इंक्लूडिंग इंडिया। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सो कीप दिस इन माइंड कि इंडिया आपको कोई जवाब नहीं देने वाला फिलहाल। सो दे आर चेकिंग द पेशेंस ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान कोई दोबारा गलती करे या इनसे कोई गलती हो जाए, या कोई दोबारा हम दुनिया को ये बताएं जी कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखें कश्मीर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो दे आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, ऑल दैट इज दे आर फाइंडिंग। सो आई डोंट फाइंड के जरहाना रवैया तो वही ऐसे रहेगा, ये ठीक होने वाला नहीं है, और एलओसी पे मामला खराब होते रहेंगे, और सी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट चीजें की जो डी एस्केलेशन है वो इतनी जल्दी नहीं है। और आपको पता है कि थर्ड पार्टी भी इंटरवेन नहीं करती, ना अमेरिका का किरदार है, ना ब्रिटेन का, ना कौम मुत्तहिदा का, ना किसी और मुल्क का। इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया का, जिसे कहते हैं ना, जिन्हें पंजाबी कहते हैं, पार चौक गया है। सो दिस इज हाउ इट गोज। जी बिल्कुल, ये चीज। सर, क्योंकि आप बिल्कुल हिंदुस्तान के मीडिया के साथ जो है वो लिंक्ड हैं, तो सवाल ये है कि क्या मोदी के प्रोग्राम को इंडियन मीडिया ने सपोर्ट किया और उनको जितवाने में अहम रोल जो है वो अदा किया? और मुझे जहां तक लगता है, क्या इंडियन मीडिया ने येलो जर्नलिज्म का सबूत देते हुए इंडियंस को गुमराह नहीं किया? देखिए, येलो जर्नलिज्म, इंडिया में इस मीडिया को कहा जाता है गोदी मीडिया। जो इंडियन मीडिया है वो बेसिकली सारा टाइम मदद कर रहा होता है, नरेंद्र मोदी को हेल्प कर रहा होता है। इंडिया का मीडिया वाहिद मीडिया है जो हुकूमत की ऑपोजिशन को ही क्रिटिसाइज कर रहा होता है, बजाय इसके कि मीडिया हुकूमत को क्रिटिसाइज करता है और ऑपोजिशन का पर्सपेक्टिव लेके आता है। लेकिन ये यहाँ पे उल्ट है एक चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ मीडिया बहुत पीछे रह गया, राय साहब, डॉक्टर साहब। यहाँ पे इंडियन आर्मी जो है उसने और इंडियन डीप स्टेट ने मदद की नरेंद्र मोदी को इलेक्शन जीतने में। और जो इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, वो आर्मी चीफ हुआ करते थे, और उनको ये कहा गया कि हम आपको सीडीएस बनाते हैं, और पहली दफा ये पोजीशन क्रिएट की गई इंडियन आर्मी के अंदर कि हम आपको सीडीएस बनाते हैं, आप पाकिस्तान में स्ट्राइक करें। तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, एक 2016 का उन्होंने ड्रामा किया जी, हमने वो की थी। फिर ये खैर बालाकोट वाली तो बड़ी विजिबल क्लियर थी। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि मीडिया तो मीडिया, लेकिन इंडिया की डीप स्टेट और बीजेपी का गठजोड़ है। ये जो गठजोड़ है इतना मजबूत हो चुका है, और ये सारे दाएं बाजू के जितने भी हिंदू नेशनलिस्ट और बल्कि हाइपर नेशनलिस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, और वो सारे के सारे मिलके उन्होंने सारी अवाम को पीछे लगा लिया है। सो इट्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज के एक तरफ मीडिया है, एक तरफ दाएं बाजू की हिंदू नेशनल सोसाइटी है, कल्चरली कंजर्वेटिव सोसाइटी है, रिलीजियसली कंजर्वेटिव सोसाइटी है, और मिलिट्री जो ऑलरेडी एंटी पाकिस्तान पिछले 72-74 साल से लड़ती रही है। तो ये सारे दाएं बाजू के और हॉक्स इकट्ठे हो गए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। सो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। जी, मैं तो सर इस सूरत पे कहता हूँ कि ये तो बहुत आसान हो गया। जो बंदे नहीं मानते थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एफर्ट को पाकिस्तान बनाने की, सारी सूरत हाल को, उनके ऊपर तो सारी चीजें वाजे हो चुकी हैं, और खासकर सिख भाई जो हैं हमारे, वो तो उस चीज को याद करते हैं। जी, जी।
तो सर अगला सवाल यह है कि क्या मोदी के होते हुए पाकिस्तान को हिंदुस्तान की दुश्मनी की जरूरत है, और जो मोदी की पॉलिसीज हैं वो इन फ्यूचर कितनी खतरनाक हो सकती हैं, कितनी तबाहकुन साबित होंगी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि 2019 का इलेक्शन तो उन्होंने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करके जीत लिया। शायद वो 2024 का इलेक्शन इस तरह नहीं जीतेंगे, लेकिन वो कोई और तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो समझेंगे अगर दोबारा इस तरह किया तो शायद दुनिया ये ना समझ ले कि ये पैटर्न बन चुका है। सो लेट्स सी ये किस तरह होगा, लेकिन ये तो एक चीज क्लियर है कि वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी, और जब बात नहीं करनी, पाकिस्तान को जो है वो जिच करना है जितना वो कर सकते हैं, और दे आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट। हम दुनिया के सामने इंडिया का प्रोपेगेंडा वो हमारे खिलाफ करते हैं, हम उनके खिलाफ करते हैं। वो तो खैर उन्होंने तो पूरे पूरे नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, आपको रिसेंटली पता होगा ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब के जरिए किस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में वेबसाइट्स बनी थी, थिंक टैंक्स थे, किस तरह लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का। तो ये जो चीज है, मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे में नरेंद्र मोदी साहब तो खुद तो खामोश रहते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं इस चीजों में, और फौज का सहारा लेते हैं। सो एक में जो सिंक्रोनाइजेशन हुई है, ये जो हॉकिश माइंडसेट है, इसको जिंदा रखेगी। और इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला इंडिया के अंदर कोई नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है उसको बड़ा नरम समझा जाता है, वो बड़ी सॉफ्ट है, और सारी सियासी जमातें ये परेशान है कि जितना नेशनलिस्ट एजेंडा था, जितना एंटी पाकिस्तान एजेंडा था, जितना ये हाइपर नेशनलिज्म थी, और जितना ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हिंदू नेशनलिज्म थी, वो सारी मोदी कैप्चर करके हैं। तो अब ये उनसे वापस किस तरह लेना है? इवन के शिवसेना जैसी हॉक पार्टी जो है वो भी परेशान है, और उनको भी समझ नहीं आ रही कि हमें चीजें वापस किस तरह लेनी है। जो रिसेंटली वो जो एक मुंबई पुलिस ने चैट लीक की थी, वो बेसिकली क्या था? वो बेसिकली वहां पे महाराष्ट्र में हुकूमत है शिवसेना की, तो उन्होंने बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी इश्यू जो था इंडिया को एक्सपोज कर दिया। अर्नब गोस्वामी की जो चैट थी कि देखिए जी, उनको पहले ही पता था ये चीजें होनी है। तो उन्होंने बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी राज लीक की है, नॉट जस्ट फॉर अर्नब गोस्वामी के लिए, बल्कि उन्होंने ये सब कुछ किया नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए। और फॉर सम टाइम इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये कहा कि ये पार्लियामेंट्री पैनल बनना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, ये इस तरह क्यों हो गया, इस तरह कैसे हुआ, लेकिन वो सारी चीजें खामोश हो गई। और सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, ये बड़ा मुश्किल हो गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि बाकी सियासी जमातों की तरफ से कि नरेंद्र मोदी को कैसे काउंटर करना है। लेट्स सी हाउ इट गोस। जी सर, ये भी जो आईआर का स्टूडेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से जो पढ़ता है, उसका ये सवाल है, बेसिकली उसके माइंड के अंदर ये सवाल है कि इस वक्त बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की क्या अहमियत है, और क्या आइंदा हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर कोई बेहतरी आती हुई दिखाई देती है? देखिए जी, बैन अल-अक़वामी सतह पे ये जगहों पे तो आपकी इज्जत तभी होती है आप अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो आप जारी बात है फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जब तक इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ऑटोनॉमी नहीं होगी, हमें हर कोई इधर खींच लेगा, कोई इधर खींच लेगा। सो आई डोंट फाइंड कि हमें हमारी कोई बहुत बड़े लेवल पे दुनिया हमारी इज्जत करती है। हाँ, एक चीज है, अभी पिछले 15-18 साल में हमने दहशतगर्दी की जंग जीती है, बिल्कुल, जिसको दुनिया ये एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान ने अपना घर साफ कर लिया, दहशतगर्द खत्म कर ली है, वी आर बैक टू ट्रैक, और हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चीन की तरफ से आ रही है, लेकिन वो सिर्फ चीन की तरफ से आ रही है ना, वो कहीं और से तो नहीं आ रही। और हमने इस तरह का एनवायरनमेंट भी पैदा किया हुआ है कि चीनी इन्वेस्टमेंट करें तो करें, बाकी को कर भी नहीं सकता, वो बाकियों के लिए उस तरह के एनवायरनमेंट भी हम नहीं दे रहे उनको। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे तनकीद भी करते हैं हमारे ऊपर। तो हम एक वो फिर जो चाइना का असर सूख है वो इतना ज्यादा हो गया, और फिर आपको पता है कि चीन के साथ जितने भी हमारे मुआहदे हैं वो इस तरह के, कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती उनके अंदर, तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं। सो इट मीन्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम सीपैक अगर हमें फायदा उठाना है तो हमें अपनी इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा, प्रोडक्शन पे बात करनी पड़ेगी, जो स्मॉल इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल जोन्स है उनको बनाना पड़ेगा, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे चीजें बेहतर करेंगे? सो दुनिया में हमारी इज्जत तभी हो सकती है अगर आप अपने फैसले आजादाना तरीके से कर सकें। ठीक हो गया। सर फॉर्मल ये प्रोग्राम का आखिरी सवाल है, दो जो हैं वो कमेंट्स के अंदर जो सवाल होंगे वो ऐड करेंगे, क्योंकि आपने
जो है ना वो बड़ा आपका वक्त कीमती है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मामला तय पा गए हैं या तल्लुकात के अंदर मजीद तल्खियां आ सकती हैं? देखिए जी, पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब है और ये खराब ही रहेंगे। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि सऊदीया में कह रहता रहा यमन वॉर में हमारी मदद करो, हमने नहीं की। हम क्योंकि कहते हैं हम न्यूट्रल रहना है। फिर हमने ये कहा भाई कि उन्होंने कहा जी कतर के मसले में हमारी मदद करो, हमने कोई मदद नहीं की क्योंकि हम कहते थे हम न्यूट्रल रहेंगे। फिर उन्होंने कहा जी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारी मदद करो, हम फिर न्यूट्रल रहे। हमने कहा भाई सॉरी, हम आपके मसलों में नहीं आना चाहते। फिर अभी ये जो टेसेटली वो में कह रहे थे कि भाई इसराइल के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मलाइज करो, हम वो भी नहीं कर रहे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम आप हमारा कोई काम करते नहीं है, हम भी कश्मीर पे भी मदद करते रहे, आपको सॉफ्ट लोन भी दें, इजी पैसे भी दें, आप ऑयल भी डेफर्ड पेमेंट में दे दें, तो हम ये क्यों सारा कुछ करें? सो वो जो एक बायलैटरल कैलकुलेशन होती है वो खराब हो गई है। सो जो प्रिंस मोहम्मद का विजिट था वो भी कोई इनिशियली तो बड़ा कामयाब रहा, लेकिन अभी उसमें कोई वो नहीं रही। आपको पता है वो पाकिस्तान आने के फौरन बाद थोड़े दिनों बाद इंडिया चले गए थे जस्ट टू बैलेंस। सो मेरा ख्याल है सऊदी बड़े स्मार्ट हो गए हैं और पाकिस्तानियों को थोड़ा अपना दिमाग बदलना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें सऊदीज अब ट्रीट उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह वो पहले करते रहे। ये नई लीडरशिप है, बाबे बूबे वो सारे चले गए हैं, ये यंग है, इनका मजाज और है, इनका तरीका और है, ये और तरीके से डील करेंगे। और वो जो फ्री लंच है वो खत्म हो गया। और वो जितनी हम वहां से, आपको पता है अभी $12 अरब तो हमारी रेमिटेंस मिडिल ईस्ट से आती है, जिसमें से $6 अरब सिर्फ सऊदी अरब से आती है। तो इमेजिन करें आज हमारे सऊदी अरब से मजीद मामला खराब हों, तो अगर वो $6 अरब भी आना बंद हो जाए एनुअली, तो आप इमेजिन करें $500 मिलियन हर महीने वहां से आता है सऊदी अरब से। तो इस बिग अमाउंट, इस तरह बाकी 4.5-5 अरब डॉलर यूएई से आता है। तो ये बहुत बड़ा, हम जिसे कहते हैं ना, हम एक बड़े 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 मसले में फंस गए और सिर्फ एक ही मसला है इकोनॉमी, जो हर जगह हमें जो है ना वो मुश्किल में डाल रही है। सो लेट्स सी। ठीक हो गया सर। सर ये एक कमेंट जो है उसको ऐड करते हैं। बेसिकली इनका सवाल ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि यूके और फ्रांस जो है वो इतना लड़ने के बावजूद भी जो है वो दोस्त बने, फिर यूरोप जो है इकट्ठा हुआ, यूरोपीय यूनियन बनी, तो ये इंडिया पाकिस्तान के मामला जो है वो हल क्यों नहीं हो सकते? देखिए जी, जब इंडिया हमें कहता था हमारे से बात करो, आओ इकोनॉमी में बात करें, कश्मीर बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो हम उनकी सुनते नहीं थे। सही है। फिर एक वक्त आया कि हमने ये कहना शुरू कर दिया आओ इकोनॉमी बात करें, कश्मीर बाद में कर लेंगे, उन्होंने कहा नहीं, पहले दहशतगर्दी का बना लिया। तो कुछ हमारी गलतियां, कुछ उनकी गलतियां, कुछ वक्त हमने जाया किए हैं, कुछ वक्त उन्होंने जाया किए हैं। तो इसको वक्त जब एक दफा हाथ से निकल जाए तो फिर चीजें वापस नहीं आती। हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें निकल गई हैं। उन्होंने हमें 1991 में MFN स्टेटस दिया था, हमने उनको आज तक नहीं दिया। तो यहाँ पे बातें होने लग पड़ी। नवाज जरदारी साहब 2009-10 में देने लगे उनको MFN स्टेटस। उन्होंने कहा लो जी, पाकिस्तान इंडिया को बड़ा फेवरेट। हमने बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी और यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने बड़े स्ट्रेटेजिक एम्स को तबाह किया हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। उम्मीद तो है चीजें बेहतर हो जाएंगी, चलिए इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल सर ये है, और ये सवाल बेसिकली सार्क के हवाले से, कि सार्क जो है वो जो एक रोल अदा कर सकती थी एक ब्रिज का इंडिया पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग का, तो वो क्यों नाकाम हुई है? उसमें क्या रीजंस हैं बेसिकली? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दो बड़े मुल्क थे और दोनों ने बेसिकली सार्क को डिसफंक्शनल करने में बहुत किरदार अदा किया। इंडियंस ने भी उसको डिसफंक्शनल कर दिया, हमने भी उसको डिसफंक्शनल कर दिया। सो मेरा ख्याल है सार्क, और दूसरी बात है बाकी को इतना इन्फ्लुएंशियल मुल्क है नहीं है बाकी 7-8-6 मुल्कों में जो हमको टेबल पे लेके आ सके। सो अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है सार्क के ऊपर कोई दोबारा प्लेटफॉर्म के तहत कोई जो है ना कोविड-19 के वाले से डिस्कशन हो रही है। लेट्स सी ये कैसे चीजें अनफोल्ड होती है। लेकिन फॉर अ मोमेंट पाकिस्तान ये समझ रहा है कि सार्क की तरफ देखना बंद करें। मैं तो समझता हूँ सार्क को छोड़ें, आप बायलैटरल ताल्लुकात खित्ते के बाकी ममालिक से अच्छे कर लें, छोड़ें सार्क को। हमारे बायलैटरल भी अच्छे नहीं है, तो अब क्या बातें सुनाएं। और दूसरा ये है कि और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, SCO है, बहुत कुछ है करने को, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन देखना है कि आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी भी है उन फोरम्स में से कुछ निकालने की कि नहीं। हमें CPEC से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन हम CPEC के अंदर से कैसे निकालेंगे, हमारे पास वो सारा कुछ है कि नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। सर और भी अगर सवालात हैं, अगर इजाजत दें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका वक्त जो है वो आपने पहले कहा है कि बहुत कीमती है। तो जी जी कर लें। सर ये एक लास्ट सवाल चलिए सर ऐड कर लेते हैं। ये बेसिकली
यूएनओ के हवाले से और जो हमारे ऊपर वो इकोनॉमी के ऊपर ग्रे लिस्ट के अंदर जाने की सूरत हाल है, उसके हवाले से ही इनका ये सवाल है। देखिए जी, जो उसकी एफएटीएफ की बात हो रही है, दो चीजें एफएटीएफ के हवाले से। पहली ये है कि ये तो एक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था अमेरिका की तरफ से, वो हमें कहते थे हमारी अफगानिस्तान में मदद करें और हमें वहां से निकलने में मदद करें। तो एक तो उन्होंने हमें इसलिए डाल दिया, उन्होंने कहा इनको ये डालेंगे तो ये हमारी मदद करते रहेंगे। दूसरा, कुछ हमारे अपने भी लकूनस थे, लीगल लकूनस थे, जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी था। मेरा ख्याल है बहुत सारों को हमने एड्रेस कर दिया है, बहुत सारे जो है वो हो चुके हैं और चीजें बेहतर हो गई हैं। सो होपफुली चीजें ठीक हो जाएंगी। जो हमने, हमारी अपनी गलतियां, हमें जितना हमें नुकसान पहुंचा है इसमें से हमारा खुद भी बहुत कसूर है। सिर्फ दुनिया ही जालिम नहीं है, इंसान भी मरन का शौक है। हमने भी वो जो है ना, हमने भी कुछ ज्यादतियां की हुई अपने साथ। तो ये जो आज हम कर रहे हैं एफएटीएफ के लिए, अगर पहले किया होता तो ना जंग सही होती, ना मामलात खराब होते, ना अमेरिका में कुछ कहता। हम भी आखिरी कतरा 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 करके सफाइयां कर रहे हैं, तो पहले सारी सफाइयां की होती तो मसले ना होते। बिल्कुल। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मैं अपनी तरफ से और अपनी ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया सर। थैंक यू सो मच। और यहाँ से हम सबसे इजाज़त लेंगे जनाब। आज का प्रोग्राम बड़ा शॉर्ट था, तो क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि सर की मसरूफियत काफ़ी थी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।